डोडो टीवी। मोनू और सनी सुनसान की रात में गांव के कोने की ओर बने शमशान की ओर चलते जा रहे हैं। ओए सनी, तू पागल है क्या? माना कि मैं शर्त हार गया, पर तू मुझे शमशान में क्यों लेके जा रहा है? कुछ और कर लेना यार। अरे बबुआ, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और ऐसे डरते हो जैसे शमशान जाकर वापिस आने में चुड़ैल तुमको पकड़ के तुम शादी कर लेगी। एकदम बुड़बक वाली बातें कर रहे हो भी तुम। अरे तू भी ना। अच्छा बात तो ना, जैसी शर्त थी हम बस वहां जाकर एकदम से भाग आएंगे। ठीक है, भाग आना अगर चुड़ैल तुझे ना ले गई तो। वो दोनों शमशान के अंदर घुसते हैं। मोनू अभी भी डरा हुआ है और सनी उसका मजाक बना रहा है। ओए देख, मैं आ गया अंदर, अब चल जल्दी से वापस यहां से चलें। हाँ हाँ, चल लगता है तेरी शक्ल किसी भूत चुड़ैल को पसंद नहीं आई, इसीलिए तुझे नहीं पकड़ा। और चुड़ैल कभी किसी को उसका चेहरा देखकर नहीं, बल्कि अपने बदले के लिए पकड़ती है। किसी के शरीर में आ जाना और अपने बदले को पूरा करना चुड़ैलों का पुराना काम है। अरे क्या बात है, तू तो शमशान में घुसते ही चुड़ैलों के बारे में बहुत कुछ जान गया बे। अरे जानूंगा ही तो ना, और तू भी जान ले, भूत चुड़ैल हंसी मजाक नहीं होते। नहीं होते। और उसकी आंखें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है। इधर मोनू एक तरफ चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक रजवाड़ी हवेली के सामने जाकर रुकता है। मोनू हवेली के अंदर पहुंचता है। वहां एक कोने में एक बूढ़ा इंसान बैठा है। अब मुझे माफ कर दो बाबा, पर आप परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वक्त आने पर आप जान जाओगे कि मैं कौन हूं बाबा। ऐसा कहते हुए मोनू वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है और हवेली के हॉल में जाकर रुकता है। हॉल सजा हुआ है, सब सुविधाएं हैं और तीनों लोग वहां हॉल में बैठे हैं। माँ, बाप और उनका बेटा राजू। कौन है तू? और यह किससे पूछ कर आया? और मैं भाई हूँ जो एक वक्त पर तुम थे। क्या बोल रहा है? चल निकले यहाँ से। और अभी तो मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का वक्त आ गया है। आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। ऐसा कहकर मोनू वहां से बाहर जाने लगता है। राजू उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। इधर सनी शमशान घाट में बेहोशी से उठता है। मोनू, मोनू, वो कहाँ हो दोस्त? ये भगवान, मोनू कहाँ चला गया? और मैं ही उसे यहाँ लाया था, पर ये तो सब गड़बड़ा ही गया बे। चलो बाहर जाकर उसे देखता हूँ, क्या पता बाहर चला गया हो। सनी इधर उधर सब तरफ मोनू को ढूंढता है, पर मोनू उसे कहीं नहीं मिलता। इधर मोनू एक वकील के पास पहुंचता है। अरे कौन हो तुम? इतनी रात में क्यों आए हो? और क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ही एक ऐसा आदमी है जो किसी की प्रॉपर्टी को कैसे हड़पे हैं इसके बढ़िया बढ़िया तरीके जानता है। तो वो हवेली की राजकुमारी को बर्बाद कर उसके प्रॉपर्टी हड़पने का तूने बड़ा साथ दिया है। कौन? मैं नहीं जानता किसी को। ऐसा कहकर दरवाजा बंद करने लगता है, पर मोनू अंदर घुस जाता है। ओए वकील, पाप करने के बाद उसका अंजाम भुगतने में कैसा डर। चल शुरुआत तो सही हो जाए फिर। ऐसा कहकर मोनू की आंखों से
एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उस नीली रोशनी में वो वकील बंध जाता है। मोनू अपने सर को हिला रहा है और उसी के साथ वो वकील को इधर से उधर फेंक रहा है। ऐसा करते करते मोनू वकील को उसकी छत से गिरा देता है और वो मर जाता है। ओए, काम भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो असली काम बाकी है। ऐसा कहकर मोनू वापस उस हवेली की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे सनी मिलता है। अरे मोनू, अबे कहाँ चले गए थे बे तुम? अबे क्या हुआ क्या तुमको? और ये तेरे हाथ में अंगूठी कैसी है बे? और ये किसी लड़की की अंगूठी लग रही है। और ये सब कहानी सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। आज रात में मुझे मेरा काम पूरा करना है। तू हट जा भी यहाँ से। ऐसा कहकर मोनू वहां से हवेली की तरफ जाने लगता है। हवेली में पहुंचकर मोनू राजू और उसके मम्मी पापा के पास पहुंचता है। अरे तू फिर आ गया? और तू अभी जाते वक्त क्या बोल के गया था? और जो बोल के क्या था उसका मतलब अभी समझ आ जाएगा। जरा अपनी याददाश्त पर जोर डाल और सोच, आज से 2 साल पहले क्या हुआ था। एक लड़की जो बहुत प्यार करती थी तुझसे, राजकुमारी थी, लेकिन दिल दे बैठी थी अपने ही महल के एक नौकर को। मोनू ये सब बहुत जोर से बोल रहा होता है और उसकी आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी भी बाहर आ जाता है। ओए, क्यों याद आया कैसे उस लड़की के प्यार का मजाक बनाया था? कैसे मेरे प्यार का मजाक बनाया था? ऐसा कहते ही और मोनू झटके के साथ अलग खड़ा हो जाता है। सनी भी वहां पहुंच जाता है। याद आया कैसे कैसे मुझे उस वकील और अपने उन माँ बाप के साथ मिलकर मारा था। कैसे तुमने नकली कागज बनवाकर मुझसे धोखे से साइन करवाए और फिर मुझे धोखे से शमशान के पीछे ले जाकर मार दिया। याद तो होगा ही ना? ये कहते हुए चुड़ैल राजू का गला पकड़ लेती है और अपने नाखूनों से उसका गला दबाने लगती है। राजू के माँ बाप रोते हुए चुड़ैल को उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं सुनती। तुम जैसे गिरे हुए इंसान से मैंने प्यार किया, तेरा भरोसा किया, और तूने मुझे मारकर मेरा घर हड़प कर मेरे ही बाबा को उन्हीं की हवेली में नौकर बना दिया। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को मार देती है और फिर एक हाथ में राजू की मां और एक में उसके बाप को पकड़कर उनका भी गला दबाते हुए उन्हें भी मार देती है और फिर उस बूढ़े इंसान से बात करती है। बाबा, मैं बस कुछ देर के लिए आपसे बात कर सकती हूँ और इस रूप में रह सकती हूँ, इसलिए मुझे इस लड़के का सहारा लेना पड़ा। मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहती मोनू, मुझे बस अपना बदला पूरा करना था। इसलिए जब तुम दोनों वहां आए तो मेरी अंगूठी तुम्हारे हाथ में पहुंच गई। मेरा बदला पूरा हुआ। बाबा, आप यहाँ अब नौकर नहीं, मालिक की तरह ही रहो। मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है। एक समय की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। ये गांव नदी किनारे पहाड़ी पर बसा हुआ था। उस गांव में एक रामधन नाम का गरीब बनिया अपने 12 साल के बच्चे के साथ रहता था। वो हर रोज सुबह उठता और गांव-गांव जाकर फेरी लगाता, मूंगफली और गुड़ बेचा करता और जोर जोर से आवाजें लगाया करता। गुड़ ले लो, मूंगफली ले लो, गुड़ ले लो, मूंगफली ले लो, और बीच बीच में बोलता था, जो भी बच्चा मूंगफली खाई शान हो जाई, बूढ़ा खाई जवान हो जाई। जो भी बच्चा मूंगफली खाई शान हो जाई, बूढ़ा खाई जवान हो जाई। उसे आता देख बच्चे चिल्लाते,
और अपने अपने घरों से दौड़ा करते और बर्तन में अनाज चावल लाकर उसे दे देते। वो बच्चों को गुड़ मूंगफली देता और बच्चे खाकर बड़ा प्रसन्न होते थे। रामधन का यही रोज का काम था। वो रोज पूरे दिन सूनी पगडंडियों बड़े बड़े बगीचों से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। उसे सुनसान रास्तों जंगल आदि से गुजरना पड़ता था। वो डरता नहीं था, एक साहसिक व्यक्ति था वो। आत्माओं भूत प्रेतों से कई बार उसका पाला पड़ गया था। एक बार वो अपने घर से जल्दी उठा, सामान लिया और बेचने के लिए निकल पड़ा। एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव बेचते हुए वो आगे बढ़ता गया। बात उस समय की है जब दोपहर का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। रामधन एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। दोनों गांव के बीच का अंतर 1 किलोमीटर के आसपास का होगा। दूसरे गांव जाते वक्त उसे एक सुनसान खेत की मेड़ से गुजरना पड़ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और गन्ने लगे थे। ऐसे रास्ते से कोई अकेला जाए तो उसकी धोती गीली हो जाए। रामधन कुछ आगे चला। उसे एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में आम, महुआ, नीम, तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। बगीचे में बहुत सुंदर हरियाली फैली थी। गर्मी की दोपहर में सताया हुआ रामधन उस बगीचे में विश्राम करने चला गया। वो बहुत थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब आग लग गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि बगीचे में आंधी उठने लगी है। डालियां आपस में टकरा रही हैं। उठा और डालियों के टकराने की दिशा में देखने लगा और देखा तो 2 डालियां ऊपर नीचे हो रही थी और डरावनी आवाज आ रही थी। कोई और होता तो उसका कलेजा मुंह में आ जाता। डाली आपस में चरमरा रही है तो ये धुआं कैसे आ गया? ऐसा लग रहा है मानो भूत डालियों पर नाच रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, लेकिन भूत दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो आंखें खोलकर लेट जाता है और वहां का नजारा देखने लगता है। तभी उसे 2 भूत दिखाई देते हैं जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहे थे। बड़ा विशालकाय भूत छोटे काली मरियल भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे ही डालियां चरर मरर कर रही थी। बड़ा भूत, रुक जा काली मरियल, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ, मेरे हाथ से भाग नहीं पाएगा। सरदार, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे और मैं उस भूतनी को फिर छेड़ूंगा। वहां का वातावरण बहुत ही भयानक हो जाता है और भूत भी प्रकट हो जाते हैं। सभी विकराल और डरावनी आवाज कर रहे थे। तभी एक चुड़ैल भी प्रकट हो जाती है। चुड़ैल बड़ी अजीब थी। उसकी 3 आंखें थी, मुंह माथे पर था, बड़ी भयानक लग रही थी। किंतु रामधन कहाँ डरने वाला था। नजारा देखने लगा। उसे बड़ा मजा आ रहा था भूतों की लड़ाई में। अब बड़ा भूत छोटे मरियल भूत को पकड़े जा रहा था। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इस चक्कर में कई डालियां टूट गई थी और बवंडर समझ गया था। छोटा काली मरियल भूत पकड़ नहीं आ रहा था। अचानक बड़े भूत ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारे ही जा रहा था। और फिर सारे भूत एक एक करके गायब होने लगते हैं। अब बड़ा भूत, मरियल भूत और चुड़ैल रह जाते हैं और फिर वह भी गायब हो जाते हैं। अब चलना चाहिए, इन भूतों की लड़ाई में 1 घंटा खराब हो गया। और उसने अपनी सामान का बर्तन उठाया, लेकिन वो बहुत भारी हो गया था, उससे नहीं उठा। रामधन सोचने लगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सामान उठाने के चक्कर में वो पसीने से भीग गया और किसी अनिश्चित की आशंका जताने लगा। ये पहली बार था कि उसे डर सताने लगा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत ही भारी आदमी सामने से चला आ रहा हो, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा था।
रामधन ने सोचा हिम्मत से काम लेना होगा, भागने से कोई फायदा नहीं। रामधन पूछता है, कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। बड़ा भूत सामने आ जाता है। क्या चाहते हो मुझसे? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं नहीं डरता तुमसे। मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता और कोई भी भूत तुम्हें नहीं डराएगा। अगर कोई तुम्हें डराएगा उसका भी वही हाल होगा जो काली मरियल भूत का हुआ। क्या किया उस काली मरियल भूत ने? वह कई दिनों से उस 3 टंगरी चुड़ैल को सता रहा था। मैंने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन आज हद पार कर दी थी उसने। कुछ भूतों को लेकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने भी दौड़ा दौड़ा कर मारा सभी को। रामधन ने बचने के लिए चमचागिरी में उसकी प्रशंसा की और कहा कि अब मैं जाऊं? आ जाओ, और जाते जाते कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। रामधन थोड़ी गुड़ मूंगफली निकाल कर देता है। बड़ा भूत मूंगफली और गुड़ खाता है और उसे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा और दो भाई, बहुत ही मजा आ गया। बचपन में हम गुड़ मूंगफली खाया करते थे। अब तुम और लोगे तो तुम्हें उसका दाम चुकाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा। अच्छा चल, मेरे पीछे आ जा। रामधन बड़े भूत के पीछे चलने लगता है और बड़ा भूत एक नीम के पेड़ के पीछे पहुंचता है और कहता है कि इस पेड़ के बगल में खोदो। मेरे पास खोदने के लिए तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे खोद सकता हूँ? तब थोड़ी देर में ही बड़ा भूत भयानक हो जाता है और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और नाखून से जमीन को खोदता है। कुछ देर खोदने के बाद एक कलश निकलता है जो चांदी के सिक्कों से भरा रहता है और रामधन को वो दे देता है। ये लो भाई, पूरा गुड़ और मूंगफली ले लो। वो भूत गुड़ मूंगफली खाने में व्यस्त हो जाता है। रामधन कलश लेकर आराम से निकल जाता है। रामधन की गरीबी मिट जाती है और झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर वो बनाता है और शांति पूर्वक रहने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उसमें एक किसान रहता था जिसका नाम था किशन। उसके 2 बेटे थे, रामवीर और राजू। दोनों बेटे बहुत बहादुर और निर्भीक प्रकृति के थे। दोनों रोज घर से जंगल के रास्ते विद्यालय पढ़ने जाया करते थे। विद्यालय गांव से दूर शहर में था। एक दिन वे दोनों विद्यालय से पढ़कर जंगल के रास्ते लौट रहे थे तो जंगल में एक अजीब सी घटना हुई। उनके सामने धुआं सा छा गया, हवा तेज हो गई, डरावनी आवाज आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत भयानक शैतान खड़ा है। वे दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। ब्रह्म राक्षस डरावनी आवाज निकालता है। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस, तुम दोनों लड़के बहादुर हो और कल हमें बहादुर लड़कों की बलि देनी है, क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली है। ब्रह्म राक्षस उन दोनों लड़कों को हाथों से पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। उन दोनों को लेकर वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक लोहे के पिंजरे में एक सुंदर सी परी कैद थी।
दोनों भाइयों को समझते देर नहीं लगती कि ब्रह्म राक्षस इसी सुंदर परी से शादी करने वाला है। अब तुम दोनों कल तक यही रहोगे। कल अमावस्या की रात है। मेरा पूरा परिवार आएगा। मेरी शादी परी के साथ होगी। तब तुम दोनों की यहां पर बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनकर दोनों डर जाते हैं। ब्रह्म राक्षस वहां से गायब हो जाता है। बच्चों, तुम इस ब्रह्म राक्षस के चंगुल में कैसे फंस गए? तुम तो बहुत ही नाजुक हो। तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। ये मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाला है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, आप रोइए मत। रोने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पिताजी कहते हैं, अगर हिम्मत से काम लोगे तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। यहां से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो तुरंत ही ब्रह्म राक्षस को पता चल जाएगा और वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और मैं तो पिंजड़े में कैद हूँ। कोई तो रास्ता होगा यहां से निकलने के लिए। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। जरा शांति से सोचिए। एक रास्ता है यहाँ से निकलने का, और वो है ब्रह्म राक्षस की मौत। ये कैसे संभव है? ब्रह्म राक्षस के पास अदृश्य शक्तियां हैं और मैं तो एक साधारण सा बच्चा हूं, और ब्रह्म राक्षस का सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। सामने एक आरा है और आरे के एक पिंजरे में तोता बैठा हुआ है। उस तोते में ब्रह्म राक्षस की जान है, और अगर तुम उस तोते को मार दोगे तो ब्रह्म राक्षस अपने आप ही मर जाएगा। और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अब ब्रह्म राक्षस को उसके पाप कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। राजू आगे की तरफ बढ़ता है। और तोते को देखता है। जैसे ही राजू तोते को देखता है, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हवाएं चलने लगती हैं। राजू तोते के और करीब पहुंच जाता है। पिंजरे को पकड़ लेता है। पिंजरे में से तोता निकाल लेता है। तभी ब्रह्म राक्षस प्रकट हो जाता है। बच्चे, इस तोते को छोड़ दो। इस तोते को छोड़ दो। इस तोते को कुछ मत करना, वरना तुम जान से हाथ धो बैठोगे। तलवार लेकर राजू की तरफ बढ़ता है। नहीं राजू, तोते को मत छोड़ना। तोते को मत छोड़ना, वरना हम सबको मार देगा। तुम तोते की गर्दन दबा दो। राजू तोते की गर्दन दबा देता है और ब्रह्म राक्षस वहीं जलकर ढेर हो जाता है। परी अपने आप स्वतंत्र हो जाती है। राजू को गले लगाकर कहती है,
कि तुम वास्तव में एक बहादुर बच्चे हो। परी एक उड़न खटोला बुलाती है। और तीनों उस पर बैठकर राजू के गांव पहुंच जाते हैं। परी उनको घर पर छोड़कर उनका आभार व्यक्त करती है और अंतर ध्यान हो जाती है।